आपने देखा होगा कि जंतर मंतर के पास में भारत के संविधान को जलाया गया, उसका धुआं नरेंद्र मोदी देखे होंगे। तो जब भारत के संविधान उनकी आंखों के सामने में जलाया जा रहा है तो कैसा देश बनाना चाहते हैं? क्या देश को तालिबान बनाना चाहते हैं? आज इंसान की कीमत जानवर से भी गया गुजरा है कि धर्म के नशा में तो बहुत दिन ठग लिए, अब असली नशा खिला करके लोक मदमस्त कर देना है कि उनको भूख और रोटी की याद ना आए, उनको रोजगार की बात याद ना आए, शिक्षा की बात नहीं, स्वास्थ्य की बात नहीं, सिर्फ चरस 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 वाला देश बनाना चाहते हैं। किसान जब मुजफ्फरनगर में जमा होते हैं तो आप देखते होंगे कि केवल सच दिखाता होगा जो पोर्टल चैनल है, लेकिन बड़े चैनल नदारत थे। जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री भी बन करके जब मधुबनी जाते हैं और मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो उस मंदिर को धोया जाता है। जब भारत के राष्ट्रपति भी जब मंदिर में जाते हैं तो उनके फैमिली के साथ में भी धक्का मुक्की किया जाता है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं हूं श्रीधर पांडे और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। देश की राजनीति में आज युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर होती जा रही है। इसी को देखते हुए हर पार्टी अपने दल में युवाओं के लिए एक अलग विंग बनाया है। आज हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से युवा विधायक मखदुमपुर विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, जिनसे हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। विधायक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब पूरी टीम को। राजनीति में युवाओं का भविष्य क्या है? आप भी युवा विधायक हैं। देखिए, आज देश के 65% से ज़्यादा आबादी युवाओं का है और जितने युवाओं को राजनीति में आना चाहिए उतने तादाद में युवा राजनीति में मुखर होकर के नहीं आ पा रहे हैं। और जब तक युवा राजनीति से नहीं जुड़ेंगे, और राजनीति से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एमपी विधायक या कोई जनप्रतिनिधि बनना होता है। युवा जब राजनीति में आए तो एक आइडियोलॉजी के साथ आना चाहिए कि हम राजनीति में किस लिए आ रहे हैं। हम युवाओं को हक दिलाने के लिए आ रहे हैं, देश की बेहतरी के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रोग्राम उसके साथ में होना चाहिए। जिस तरीके से भगत सिंह का एक आइडियोलॉजी था सर्वहारा वर्ग के लिए, भगत सिंह का आइडियोलॉजी था युवाओं के लिए, भगत सिंह का आइडियोलॉजी था छुआछूत और तमाम तरह के जो देश में एक प्रथा थी उस प्रथा के खिलाफ। तो आज जब हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, आज जब हम चांद पर पहुंच गए हैं, तो ऐसे में युवाओं को अब राजनीति में नए सोच के साथ में आना चाहिए, वैज्ञानिक सोच के साथ में आना चाहिए, और जो पौराणिक सोच है उसको त्याग करते हुए नई सोच की तरफ बढ़ना चाहिए। और देश आज बहुत बुरा हालात में है, खास करके पिछले 7 साल से देश का जो सत्ता जिनके हाथ में है नरेंद्र मोदी जी, उन पर युवाओं ने बहुत फेथ किया, उन पर युवाओं ने बहुत विश्वास किया और उनका जो नारा था उसके झांसा में युवा पड़ा। और आज युवाओं का भविष्य सबसे अधर में है। आज 2 करोड़ प्रत्येक साल का नौकरी का वादा करके आए थे, नौकरी नहीं मिल पा रहा है। नई शिक्षा नीति ला करके अब युवाओं को शिक्षा से वंचित करने की साजिश चल रही है। प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक को बेचने की पूरी तैयारी हो गई है। अब पैसे वाले धनाढ़ घर के बच्चे ही अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, टेक्निकल डिग्री ले पाएंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग में कर पाएंगे। पिछले साल से ही मेडिकल के फ़ी में 8 गुना से ज़्यादा वृद्धि की गई। जो 2 लाख प्रति साल फ़ी होता था अब 16 लाख से भी ज़्यादा लग रहा है, कोई कॉलेज में तो 24 लाख लग रहा है। युवाओं के लिए कॉलेज हैं लेकिन उनका एडमिशन भी हो रहा है, और नहीं तो वहाँ प्रोफेसर है, नहीं लेक्चरर है, नहीं बेंच है, न कक्षा है। तो हम कैसा युवा का देश बनाना चाहते हैं? तो इसलिए युवाओं के सामने बहुत विकराल चीज़ है। नई नई कानून बना करके युवाओं को तो सपना दिखाया जाता है, देश को सपना दिखाया गया कि धारा 370 हटेगा तो प्रत्येक नागरिक जाकर कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन कश्मीर में ज़मीन कब खरीद सकता है? जब उसके हाथ में रोज़गार होगा, जब वो सुकून वाला माहौल होगा। अभी 1.5 साल से ज़्यादा लगभग होने को है
धारा 370 हटे, अभी भी वहाँ इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हुई है, अभी भी वहाँ बंदूक के साए में लोग जी रहे हैं। लेकिन कश्मीर में जो ज़मीन खरीदने का सपना सबको दिखाया गया, ज़मीन किसी ने नहीं खरीदा, सिर्फ 2 व्यक्ति ज़मीन खरीदे, उस व्यक्ति का नाम अडानी अंबानी है। तो ये सपना दिखा करके पूंजीपतियों के हाथ में देश बेचा जा रहा है। युवाओं को सपना दिखाया गया कि जापान चाइना के जैसा यहाँ भी बुलेट ट्रेन चलेगा। आप मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो युवाओं के सपने के सौदागर हैं। युवाओं के सपने के सौदागर नहीं, मोदी जी मदारी हैं। और मदारी में आप अक्सर देखते होंगे गांधी मैदान, अगर आप जाते होंगे जी। तो गांधी मैदान में मदारी दिखाने वाला आदमी बोलता है कि बस गिली 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 गो, बस 5 मिनट में आदमी जो गमछी ओढ़ा हुआ है उड़ जाएगा। और सारे लोग उसको देखते रहते कि अब उड़ेगा अब उड़ेगा, लेकिन वो आदमी कभी उड़ता नहीं है। उसके आड़ में वो ताबीज़ बेचता है, उसके आड़ में वो अपना जो उसका उद्देश्य होता है उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो उसी तरीक़े से मोदी जी देश के युवाओं के सामने में सपना दिखाएं कि हम आपके खाता में 15 लाख रुपया तो यूँ देंगे, लेकिन 15 लाख रुपया आया नहीं। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों को रोज़गार आया नहीं, बशर्ते कि प्रत्येक साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रोज़गार छीना गया। उन्होंने सपना दिखाया कि हम देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चला नहीं, लेकिन गया पटना का पैसेंजर ट्रेन भी गायब हो गया। तो ये मदारी दिखाने वाले ये बहुत मदारी से सीख करके आए हैं नरेंद्र मोदी जी, और देश के लोग को मदारी समझ लिए हैं और देश को मदारी दिखा रहे हैं, मदारी बना दिए हैं। उन्होंने कहा मेड इन इंडिया को हटा करके मेक इन इंडिया, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद कितना इन्वेस्टमेंट आया? पूरी दुनिया आपने घूम लिया, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट ला पाए, कितना रोजगार सृजित कर पाए, ये इसका डाटा नहीं देंगे। लोग को रोजगार नहीं दिए, लेकिन बेरोजगारी का जो डाटा प्रत्येक साल आता था उस डाटा को ख़त्म किया गया। अब GDP -28-29% तक के पहुंच गया है। तो देश बहुत ख़तरनाक स्थिति में है। इसलिए हम तमाम युवाओं से कहेंगे पॉजिटिव को सोच के साथ जाति धर्म मजहब की बात को भुला करके देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आपको उतरना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही आपने देखा होगा कि जंतर मंतर के पास में ही भारत के संविधान को जलाया गया, उसका धुआं नरेंद्र मोदी देखे होंगे। तो जब भारत के संविधान उनकी आंखों के सामने में जलाया जा रहा है तो कैसा देश बनाना चाहते हैं? क्या देश को तालिबान बनाना चाहते हैं? धर्म मजहब के नाम पर लोग बंदूक उठाए और आपस में ही भाई भाई को कत्ल हो, ऐसा देश चाहते हैं? ये तो गंगा जमुनी तहजीब वाली देश है। ये विभिन्नता में एकता जिसकी पहचान है, उस देश का नाम भारत है। तो एक भारत का जो खूबसूरत बनावट है इसको मत बिगाड़िए, ताना वाना मत बिगाड़िए। आज असम में जो घटना घटी है इसी का है कि एक इंसान का दुश्मन बन गया है। तो ऐसी स्थिति है। अब तो देखिए, अब तो मंदिर और मठ में भी धन और संपत्ति के लोभ में मर्डर हो रहा है। तो ऐसा ही माहौल बना दिए हैं। इसलिए युवाओं को अब नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। उनका भविष्य अधर में है। अब उनके सामने में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए मुद्रा बंदरगाह के माध्यम से देश में चरस की व्यापार की जा रही है कि धर्म के नशा में तो बहुत दिन ठग लिए, अब असली नशा खिला करके लोग को मदमस्त कर देना है कि उनको भूख और रोटी की याद ना आए, उनको रोजगार की बात याद ना आए, शिक्षा की बात नहीं, स्वास्थ्य की बात नहीं, सिर्फ चरस 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 वाला देश बनाना चाहते हैं। आप युवा हैं और विधायक भी बन गए हैं, राजनीति में आने की प्राथमिकता आपका क्या है? राजनीति में मेरी आने की प्राथमिकता एक ही है कि जो दबे कुचले जो वंचित तबका है, जो आज़ादी के 75 साल आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री भी बन करके जब मधुबनी जाते हैं और मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो उस मंदिर को धोया जाता है। जब भारत के राष्ट्रपति भी जब मंदिर में जाते हैं तो उनके फैमिली के साथ में भी धक्का मुक्की किया जाता है। जब जगजीवन राम जैसे लोग उप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन करके बनारस में जाते हैं तो उनको मंदिर में पूजा करने से रोका जाता है, उस मंदिर को दूध और गंगा जल से धोया जाता है। तो स्थिति है कि आज इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। आज इंसान की कीमत जानवर से भी गया गुजरा है। आज गाय बचाने के फेर में इंसान बदल गया भेड़ में।
मॉब लिंचिंग उसी का उदाहरण है। ये इंसान बचेगा तभी सब कुछ बचेगा। इस पूरी सृष्टि का सबसे उत्तम प्राणी इंसान है, लेकिन आज शेर से डर नहीं लगता है, सांप से डर नहीं लगता है, लेकिन अब लोगों को गाय से डर लगता है। ऐसा माहौल बनाया गया है। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि हम राजनीति में जब आए हैं तो लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय का नारा दे करके एक सामाजिक न्याय करने की भरपूर कोशिश की और हद तक उन्होंने सामाजिक न्याय देने की काम किया। लेकिन अब सामाजिक न्याय से आगे आर्थिक न्याय देना होगा। जब तक लोगों के आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं परिदृश्य बदलेगा। आज देखिए आर्थिक न्याय से मतलब क्या है कि लोगों को पैसा देना नहीं। आज आप देखिएगा जिनको खेती करने आता है, जिनको धान रोपने आता है, जिनको हल चलाने आता है, जिनको कुदाल चलाने आता है, जिनको धान काटने आता है, जिनको धान पीटने आता है, वो तमाम तबका भूमिहीन है। और जिनको नहीं आता वो 1000 बीघे का मालिक, 5000 बीघे का मालिक। तो देश में जो ज़मीन को जोते बोए वो ज़मीन के मालिक हुए। ज़मीन का वितरण होना चाहिए, ज़मीन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और ज़मीन जोतने कोड़ने वालों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि जिनको आरी पे चढ़ने नहीं आता है वो 1000 बीघा का मालिक है। आज देश में उत्पादन का साधन चंद मुंशीपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है, जबकि उत्पादन का साधन पूरे देश का, जिस तरीके से बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिस तरीके से रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आज फिर से देखिए सबका निजीकरण हो रहा है। तो जब तक पूरी देश की तमाम प्रॉपर्टी का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और राष्ट्रीयकरण के बाद जिसकी जितनी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होगी और जिसकी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के अनुसार वो काम करेगा। तो ऐसा देश जब तक नहीं बनेगा तब तक देश में बराबरी की बात बेमानी है। अभी जातीय जनगणना की बात हो रही है तो जातीय जनगणना के सवाल पे भाजपा, आरएसएस और उनके सहयोगी लोग का चौथी दलील है कि अगर जातीय जनगणना होगा तो इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगा, लेकिन दलील देते थे कि जातीय जनगणना से जातिवाद बढ़ जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं क्या भारत में जातिवाद नहीं है? है ना? कोई अफसर का ट्रांसफ़र होता है तो वो पदाधिकारी बाद में पहुंचता है, पहले उसकी जाति पहुंच जाती है। किसी उम्मीदवार को जब टिकट मिलता है तो उम्मीदवार उस क्षेत्र में बाद में जाता है, पहले उसकी जाति पहुंच जाती है कि किस जाति का आदमी फलना पार्टी से टिकट बना। तो ये जाति व्यवस्था है। इस जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने द इनहेलेशन ऑफ कास्ट में इस जाति की समस्या का समाधान दिया है। जिस तरीके से अपने द मुद्रा में उन्होंने जो मनी का जो क्राइसिस हो रहा है उस पर उन्होंने रिसर्च किया है, उसी तरीके से द अम्बेडकर की संविधान सबसे अच्छी कृति नहीं है। सबसे अच्छी कृति अम्बेडकर की है द इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। जब तक इस भारत में जाति का विनाश नहीं होगा हम इंसान के रूप में नहीं जी पाएंगे। आपका एक बयान आया था कि हमको विधानसभा जाने में अब डर लगता है, किस संदर्भ में वो बयान आया था आपका? जब 23 मार्च की घटना की विधानसभा के अंदर जब हम लोग बिहार विशेष सशक्त विधेयक जो पुलिस विधेयक था उसका विरोध कर रहे थे तो उस दरमियान में मेरे साथ मॉब लिंचिंग किया गया। मेरे छाती की 2 हड्डी तोड़ी गई, हेड इंजरी हुआ, यहाँ से दिल्ली एम्स रेफ़र किए गए। तो विधानसभा में तो सबसे सुरक्षित जगह है। वाइट लाइन के अंदर हम लोग का जो बॉडीगार्ड जो मिलता है रक्षा के लिए वो भी इंटर नहीं कर सकता है। तो विधानसभा के अंदर मॉब लिंचिंग हो जाए, आपकी छाती के रिब्स तोड़ दिए जाए, हेड इंजरी हो जाए, और जब पीएमसीएच में पत्रकार लोग जब हमको भेजते हैं तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 63 था। तो सोचिए डर नहीं उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई जो विधानसभा में मॉब लिंचिंग हुई थी? आपके कहानुसार उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 कांस्टेबल पर, 2 सिपाही पे कार्रवाई हुई। जो हमको सैल्यूट मारता है वो हमको बूट मार सकता है क्या? तो उसको बूट मारने का आदेश किसने दिया? उन लोग पर कार्रवाई के लिए मांग करने के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरते आप लोग? सड़क पर उतरे, सदन का बहिष्कार किए, लेकिन जनता का काम इतना है, प्रेशर इतना है कि ज़्यादा दिन तक सदन का बहिष्कार करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ काम हो पा रहा है उसी सदन के अंदर ही हो पाता है। तो हम लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन ये निर्लज सरकार है और इससे न्याय की उम्मीद लगाना बेईमानी है। और बिहार की ही
घटना को आपने देखा होगा कि संसद में भी दोहराई गई। जी तो ये स्थिति है, देश बहुत विस्फोटक स्थिति पे है। और अगर आप लोग केवल सचमुच में अगर दिखाने लगे तो एक दिन में देश हिल जाएगा। आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे जी का आंदोलन लोकपाल, जिसमें 2000 भी भीड़ नहीं होते थे बमुश्किल, उसको टीवी पे इस तरीके से दिखाया जाता था कि पूरा देश अन्ना जी के साथ में खड़ा हो गया और पूरे गांव-गांव में प्रोटेस्ट हो जाता था। लेकिन आपने देखा होगा कि यही मुजफ्फरनगर में 25 लाख से ज़्यादा किसान जमा होते हैं, सरकार के खिलाफ जमा होते हैं। 3 कृषि काले कानून के खिलाफ में, मजदूरों के लिए जो श्रम संशोधन कानून हुआ उसके खिलाफ में, जो 2020 में जो बिजली नया एक्ट आया उसके खिलाफ में किसान जब मुजफ्फरनगर में जमा होते हैं तो आप देखते होंगे कि केवल सच दिखाता होगा जो पोर्टल चैनल है, लेकिन बड़े चैनल नदारद थे। बड़े चैनल उन भीड़ को दिखाए नहीं। पेपर अगर उलट के उस दिन का दूसरे दिन का देखेगा तो किसी कोने में हो सकता है 4 लाइन की खबर होगी, लेकिन खबर नहीं दिखा। 27 तारीख को भारत बंद है किसानों के सवाल पे। बिहार में जो खाद की जो विकराल स्थिति है, हर एक जगह आप देख रहे होंगे कि हज़ारों हजार किसान खाद के गोदाम के बाहर में रात भर लाइन लगा रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रहा है। हमने इस सवाल पे मंत्री जी से बात की तो मंत्री जी का कहना है 10 दिन पहले जब बात हुई तो बोले कि अब तो खाद की किल्लत है नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उनको कहा कि मंत्री महोदय आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए? तो बोले अब क्या करेंगे, अभी क्या ज़रूरत है उसकी? हम कि जिस समय ज़रूरत होती है खाद का उस समय खाद को आप रेमडेसिविर बना देते हैं, और जिस समय ज़रूरत नहीं होती है उस समय कहते हैं खाद की कमी नहीं है। तो धान में एक पीरियड होता है 1 सप्ताह 10 दिन का, अगर उस बीच में आप धान में खाद नहीं डालेंगे तो धान आपका कंची नहीं फेंकेगा, धान पीला हो जाएगा, और लेकिन उसके 10 दिन बाद डाल के भी आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो किसान को जिस समय ज़रूरत है खाद नहीं मिल रहा है, और ये डबल इंजन की सरकार की ये सबसे बड़ा फेल्योर है कि अपने किसान को भी खाद नहीं दे पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि सभी किसान खेती छोड़ दे और सब खेत अडानी अंबानी को हवाले कर दें। विधायक जी, आप अपने फंड से अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास किए अभी तक? पहले तो एक चीज़ बता देते हैं, हम लोग तो पहली बार विधायक बने और नीतीश कुमार जी ने कोरोना के नाम पे बोहनी ही खराब कर दिया। अच्छा। फंड जो मिलना था उसमें से 2 करोड़ रुपया काट लिए। जी। 3 करोड़ रुपया फंड मिलता है। हमने अपने कार्यकर्ता के लोग को हमने आह्वान किया था कि हम जब विधायक बन जाएंगे तो एक पूरे वित्तीय वर्ष की राशि, प्रथम वित्तीय वर्ष की राशि हमने तय किया था कि जो 3 करोड़ रुपये आएंगे उससे हम गली नली और खरंजा नहीं बनाएंगे भैया। हमारे यहाँ 30 पंचायत हैं। जी। हर एक पंचायत में एक मॉडर्न लाइब्रेरी बनाएंगे, अंबेडकर पुस्तकालय, जिसमें डिजिटल क्लास की व्यवस्था होगी, जिस ई लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी, और 30 लाइब्रेरी हमने बनाने की घोषणा की थी कि जिसमें जो गरीब गुरबे के बच्चे ग्रुपिंग उसमें कर सकें। यदि वो दिल्ली, बम्बई, पुणे नहीं जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए तो उस गांव के लाइब्रेरी में बैठ करके ऑनलाइन क्लास वो कर सके, जिससे अपना पढ़ाई वो जारी रख सके। ये हमारा ड्रीम था जिसको उन्होंने ख़त्म किया है, लेकिन आने वाले 5 सालों में हम उस ड्रीम को पूरा करेंगे। और अभी हम अपने स्तर पे ग्रामीणों के सहयोग से 11 अंबेडकर ज्ञान केंद्र खोले हैं, संध्या पाठशाला, जिसमें गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं इस लॉकडाउन में, जिनका पढ़ाई पूरा चौपट हो गया, गांव के बच्चे ऐसे मछली मारते मिलेंगे, घोंघा पकड़ते मिलेंगे, टायर चलाते मिलेंगे, फेदा चुनते मिलेंगे, उन बच्चों को इकट्ठा करके और हम संध्या पाठशाला चला रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स को 10 रुपया देना होता है महीने में, और जो बच्चे उसमें पढ़ाते हैं उसी गांव के बेरोजगार बच्चे जो दिन भर बैठ के बेचारे 29 खेलते रहते थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन बच्चों को प्रेरित करके वो विद्यालय चल रहा है। और जो बच्चे पढ़ाते हैं उनके पढ़ाई का, उनके कोचिंग का या कोई ज़रूरत है
उनको हम अपने सैलरी से उनकी पूर्ति करते हैं। अभी 11 विद्यालय संचालित है। हमारा उद्देश्य 100 विद्यालय बनाने का है, संध्या पाठशाला, और यकीनन हम बनाएंगे। अम्बेडकर, फूले पेरियार की विचारधारा वाला हम विद्यालय स्थापित करेंगे। अच्छा, पहला सैलरी कब मिला? अब पहला सैलरी तो जब हम लोग 10 नवंबर को हम लोग विधायक बने थे, निर्वाचन आयोग ने हमको सर्टिफिकेट दिया था। नवंबर पूरा गायब हुआ, दिसंबर पूरा गायब हुआ, जनवरी गायब हुआ, फरवरी के आसपास में पहला सैलरी मिला, और समय बड़ा कष्टदायक समय था। ऐसी चर्चा थी कि आप 1 महीने के बाद ही अपनी सैलरी लेने के लिए पहुँचे। 1.5 महीने के बाद हम आए थे इंक्वायरी करने कि भैया सैलरी कब आएगा, तो सब लोग हंसने लगे कि माननीय अभी तक तो कोई सैलरी मांगने आए नहीं। हम कि भैया हमको बड़ा दिक्कत हो रहा है, क्षेत्र में इतना निमंत्रण है कि हम तो कहीं लिफाफा भी नहीं दे पाते हैं। बाबा साहब का एक संविधान होता है मेरे पास, वही देते हैं सबको, तो भैया वो भी ख़त्म हो रहा है, डीजल भराना होता है, लंबा चौड़ा क्षेत्र घूमना होता है, तो बहुत परेशानी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि 1-2 महीना और टाइम लगेगा, सारा चीज़ अपडेट हो रहा है, और अपडेट होने के बाद जब सैलरी मिलना शुरू हुआ तो अब स्थिति लगभग समान है। आपके क्षेत्र को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनसे क्या चीज़ की कमी रह गई थी जो आप उनको पूरा करेंगे, उस क्षेत्र के लिए पूरा करेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी साहब ने वहाँ मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री रहते भर में जीतन राम मांझी जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वो समाज में सबसे हाशिए पर है। आज भी भूनटोली में जाइएगा तो स्लम ही बस्ती है, वहाँ ना नाली की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, न उनके पक्के मकान बने हैं। लेकिन जीतन राम मांझी साहब ने जो अपने मुख्यमंत्री रहते भर में जो संपन्न लोग थे उनके ही घर परिवार को मजबूत करने का काम किया। तो उन गरीबों का जो कॉलोनी नहीं बना है, उनके यहाँ नाली नहीं बना, उनके यहाँ रास्ता नहीं बना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। वहाँ बिजली नहीं पहुँचा, वहाँ बिजली पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और सबसे जो मेन काम उनको करना था हमारे क्षेत्र के लिए, वो 2 काम था। एक तो हमारे यहाँ बनावर की गुफाएं हैं जी, जो दुनिया में सबसे पहला मानव निर्मित गुफा है, जो एक ही ग्रेनाइट स्टोन को काट करके एक ही गुफा में 4 गुफाएं बनाई गई है। और वास्तुकला का उससे उत्तम नमूना आपको नहीं देखने को मिल सकता है कि छेनी हथौड़ी उस ज़माने में काट करके, और पूरे गुफा का अशोक सम्राट के समय में काट करके, और इतना बेहतरीन पॉलिश है कि आज भी आप खड़ा होइएगा तो मिरर इमेज दिखेगा। 5 मिनट उस गुफा में रुक जाइएगा तो आपको रोशनी दिखेगा, तो ये आपको गर्मी महसूस नहीं होगा। वो गुफा की खासियत है कि गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडा के दिनों में गर्म। तो ये वास्तुकला का इतना अद्भुत नमूना था, इसको वर्ल्ड टूरिज्म से जोड़ना चाहिए था, उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराना चाहिए था, और जीतन राम मांझी साहब ने मुख्यमंत्री रहते भर में नहीं करा पाया। दूसरा, धरौत में बुद्धकालीन संस्कृति ज़मीन के अंदर छिपा हुआ है, उसकी खुदाई अगर हो जाती तो एक बोध गया के बाद, नालंदा के बाद एक नया, और वैशाली के बाद एक और नया बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें वहाँ देखने को मिलता। एक नया वहाँ पर नगर जो किसी ज़माने में रहा होगा निकलता, उसकी खुदाई नहीं हो पाई, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये काम है मेरे जिम्मे। इस काम को हर एक स्तर पर उठा करके हम चाहते हैं कि बनावर का विकास हो और वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल हो, और वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट में कन्वर्ट हो, जिससे वहाँ पर रोज़गार हो। रोज़गार के साथ साथ जब हज़ारों पर्यटक आएंगे तो लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और क्षेत्र और सुंदर और मनोरम हो सकता है। विधायक जी, सच बताइएगा, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना का धरातल पर आपके क्षेत्र में कितना असर पड़ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो है, मुख्यमंत्री भ्रष्ट निश्चय योजना है। ये कहीं भी बिहार का कोई भी वार्ड में चले जाइएगा, आपको ऊपर से ऊपर ही नल जल का जो योजना है इनका ऊपर ही सब मिलेगा, और पानी सब जगह बहता हुआ मिलेगा। और इसने तो एक नया विवाद क्रिएट कर दिया कि अब पानी निकालने का आपने जगह बनाया नहीं, आप वहाँ पर मोटर से पानी सप्लाई कर दिए। अब पानी निकल रहा है
लोग किसी निजी ज़मीन में जा रहा है, उससे पूरा मोहल्ले वाला का लड़ाई हो रहा है, या दलितों का घर तो बजबजा रहा है, उनके घर में ही पानी उल्टा घुस रहा है, तो आपने नली बनाया नहीं, आपने पीसीसी बनाया नहीं, और आपने वहाँ पर जल नल आपने स्थापित कर दिया, वो भी कहीं से पानी निकल लीकेज हो रहा है। मतलब इससे भ्रष्ट योजना बिहार का कोई हो ही नहीं सकता। यदि मुख्यमंत्री साथ निश्चय जल नल योजना के निष्पक्ष जांच करा दी जाए तो लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है इसमें। आपके पार्टी और पार्टी के बर्बाद करने वाले लोग आपके पार्टी में प्रमुखता से स्थान हासिल किए हुए हैं और पार्टी अंतर कलह से भी जूझ रही है, इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, हम नहीं ऐसा मानते हैं कि हमारे पार्टी को बर्बाद करने वाले लोग हमारे साथ हैं। जो भी लोग हैं सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, जो भी लोग हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव की विचारधारा में। लालू यादव जी को जेल में भिजवाने वाले भी आपके पार्टी के साथ अभी फिलहाल में हैं। लालू यादव जी को जेल भिजवाने वालों में ये तो दुनिया का अनोखा केस है कि जिसने जो सूचक था वही आरोपित बन गया। लालू प्रसाद यादव जी तो सूचक थे कि भाई चतरा ट्रेजरी से और लातेहार ट्रेजरी से तमाम जगह से इस तरीके से निकासी हुआ है, वो सूचक थे, और इन्हीं को इस मनुवादी संस्कृति ने उनको फंसाने का काम किया है। और आपने देखा है कि सेम तरह का चार्जेज जगन्नाथ मिश्रा जी पर भी था और वही चार्जेज लालू यादव जी पर था। जगन्नाथ मिश्रा जी लालू जी से पहले मुख्यमंत्री थे, तो जगन्नाथ मिश्रा जी को इसी व्यवस्था में बेल हो जाता है और लालू यादव जी को जेल हो जाता है। तो लालू प्रसाद यादव जी केवल सच के साथ देने के वजह से जेल में रहें और अपनी सज़ा का आधा समय काटने के बाद इनको कोर्ट ने फिर बेल दिया है। तो ये है कि आज जो भी राष्ट्रीय जनता दल में लोग हैं, हमारा एक ही नेता है, उस नेता का नाम तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को आपने क्या भरोसा दिलाया कि पहली बार में ही वो आपको टिकट देंगे? तेजस्वी यादव को भरोसा दिलाना नहीं होता है। तेजस्वी यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो आप पार्टी में निष्ठावान तरीके से संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो आपके सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। एक ऐसा पार्टी में सिस्टम है कि अगर उस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं तो किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। सतीश कुमार को फ़ोन जाता है और फ़ोन पर बुला करके टिकट देने का काम करते हैं। तो हम अपने कार्यकर्ता से भी यही कहेंगे, पार्टी के नीति सिद्धांत को लेकर के, पार्टी का झंडा लेकर के, जहाँ पे भी गरीब गुरबे, दलित, पिछड़ा, अकलियत के साथ में शोषण जुल्म होता है, आप डट करके इस मनुवादी व्यवस्था से, इस सुशासनी व्यवस्था से, इस डबल इंजन की भ्रष्ट सरकार से टकराने का जरूरत पड़े तो टकराइए, जेल जाने का जरूरत पड़े तो जेल जाइए, लाठी खाने का जरूरत पड़े तो लाठी खाइए। अब दौर है कि तेजस्वी यादव और उनके टीम, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम संगठन के जो टीम है वो आपको देख रहे हैं, समय आने पर आपको मौका जरूर मिलेगा। पार्टी लाइन से हटकर एक सवाल है आपसे, पार्टी कोई भी हो, राजनीति में युवाओं को सक्रिय करने के लिए आप क्या संदेश देंगे? हम युवाओं को सक्रिय करने के लिए संदेश देंगे कि देखिए, हम खास करके माता पिता से आग्रह करेंगे कि लोग अपने बेटा को आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बनेंगे तो एक परिवार का डॉक्टर बनेंगे। यदि आईएएस बनेंगे तो ये जो कानून होगा उसको वो लागू कर रहे होंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन जो अपने तेज़ तरार जो उनके संतान हैं, हर एक परिवार में से एक बेटे को डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया पेरियार, कर्पूरी ठाकुर का जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी का सपूत बनाएं और उनको राजनीति में भेजें, क्योंकि राजनीति में जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग ही घुसेंगे, और जब बुरे लोग घुसेंगे तो कानून तो वही न बनाएंगे। तो देश कानून से चलता है, तो कानून बनाने वाले बॉडी में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। ऐसे युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए जो लोकतंत्र की बुनियादी समझ रखते हो। विधायक बनने का सपना ऐसा क्या हो गया है कि आईएएस आईपीएस भी इस सपने को देख रहे हैं? अब बीआरएस ले लेते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और विधायक बनना ही उचित समझते हैं। आखिर इस पोस्ट में ऐसा क्या है?
देखिए हम तो विधायक बने, हमको बहुत ऐसा महसूस नहीं होता है, लेकिन यदि लोगों को लगता है कि हम राजनीति में आकर के इसका गलत इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ा एक बिजनेस टाइकून बन जाएंगे, हम धनासेठ बन जाएंगे, अगर इस ख्याल से लोग आते हैं तो राजनीति पड़ा गलत, उस ख्याल से नहीं आना है। हम तो चाहते हैं कि आप इस ख्याल से आइए कि कम से कम जो आप सपना देखे हैं, ऐसा जो सपना देखे हैं कि बंधुता पर, भाईचारा पे और ये जो देश का ताना बाना बना रहे, ये कैसे हम गरीब गुरबे जो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी, उनको भी बेहतर जीवन सुविधा मुहैया हो सके, इस तरह का सपना देखिए। किसान हैं, उनको बेहतर मंडी कैसे मिल सके, उनके फसल का बेहतर दाम कैसे मिल सके, किसी के साथ में अन्याय होता है तो उसको त्वरित न्याय कैसे मिल सके, कोई बीमार होता है उसको इमीडिएट इलाज कैसे मिल सके, इस तरीके का सपना देखते हैं और देख कर के यदि आते हैं तो अच्छा होगा, तभी देश का भला होगा। नहीं तो अगर हम लोग अक्सर बोलते थे स्कूल में जब नाटक खेलते थे कि सत्ता का इस रेल का चक्का हो गया जाम, चल रे मनवा लौट चल बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करूँगा। बहुत लोग भी आदेश लेकर के विधायक बनने आए थे और अभी जाके पंडागिरी कर रहे हैं। केवल सच पत्रिका के माध्यम से मखदूमपुर की जनता के साथ साथ बिहार की जनता को आप क्या भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे? बिहार की जनता को, युवाओं को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की उम्मीद है, भविष्य है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आप सब लोग आइए, उनके नेतृत्व में पूरा बिहार सुरक्षित होगा, खुशहाल होगा। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि कमाई वाली, सिंचाई वाली, दवाई वाली, सुनवाई वाली, पढ़ाई वाली सरकार देंगे, तो तेजस्वी प्रसाद वो अवश्य देंगे। उनका जो सपना था, उनका जो मैनिफेस्टो में जो सबसे था कि पहले मंत्रिमंडल में हम पहले कलम से 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, आज भी तेजस्वी यादव जी उस कमिट पर कायम है। तो तेजस्वी यादव जी पर के नेतृत्व में पूरा बिहार इकट्ठा होइए। और आपने तो मुहर लगाया ही था, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐन कैन प्रकरण से चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई है और ये ज़्यादा दिन चोर दरवाजे वाली भी सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि इस सरकार में भी राम और जीतन राम की लड़ाई शुरू हो गई है। चलते चलते विधायक जी, आप यारों के लिए जाने जाते हैं, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक आपका वीडियो आया था कि आप अपने दोस्त की शादी में खुद से गाड़ी चला कर ले गए थे। आखिर किस तरह के आपके दोस्त हैं? देखिए, दोस्त का मतलब ही क्या होता है, दोस्त जो होता है सुख दुख तमाम में आपके साथ होता है। और जब हम विधायक नहीं थे, उस संघर्ष में हमारे लगभग 10 साल से हमारे साथ में, वो जिनकी शादी थी मिथिलेश जी की, हमारे साथ में थे। और शादी जब ठीक हुआ था तो हम ही बात करने गए थे और हमने कहा था कि चलो शादी तुम्हारा होगा तो दरवाज़ा हम ही लगाएंगे। तो यही हम लोग में कमिटमेंट हुआ था। और संजोग कहिए और पार्टी का भरोसा कहिए कि चुनाव इस बीच में आ गया और कोरोना की वजह से उसका शादी टल गया था। और जब हम विधायक बने उसके बाद उसका शादी था, तो मुझे अपना जो किया हुआ वादा था याद था। और वो बड़ा गरीब घर का लड़का था। हम बोले कि गाड़ी की चिंता मत करना, हम अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं। हम अपने दोस्त से गाड़ी लेकर के उसको सजवा करके पहुँचे, उस पर उसको बैठा करके उसके जो होने वाले ससुराल था उसके दरवाजे तक हमने पहुँचाने का काम किया। और मुझे लगा कि जो हमने दोस्त से वादा किया था उस वादा को हम पूरा किए। और उस तरीके के दोस्त, मिथिलेश जी जैसा दोस्त हो, प्रभात रंजन जैसा दोस्त हो, नागेंद्र मेहता जैसा, भीमदास जी जैसा, मतलब हमारे सैकड़ों दोस्त हैं। ऐसे दोस्त के लिए कभी अगर वक्त पड़े तो जान भी कम पड़ती है। जो आपके लिए जान लगा करके आपको यहाँ तक पहुँचाने के काम किए हैं, तो वक्त पड़े तो उनके लिए भी जान देने की हिम्मत होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार दास जी, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, दोस्तों के लिए जान भी देने की बात कहते हैं। तो फिर चलिए आपको अगले अंक में किसी और के साथ मिलाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।